यूपी में योगी सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ अफसर इससे बाज नहीं आते। नतीजा यह होता है कि जैसे ही किसी भ्रष्टाचार की सूचना लखनऊ पहुंचती है, साहिब नप जाते हैं। ताजा केस मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ का है। एसडीएम जयेंद्र सिंह ने एक रात में 750 बीघे की सरकारी जमीन एक भूमाफिया के नाम ट्रांसफर कर दी। डीएम ने एसडीएम के खिलाफ जांच बिठा दी और शुरुआती जांच में एसडीएम दोषी पाए गए। नतीजा ये कि अब एसडीएम सस्पेंड हो चुके हैं और आगे की जांच भी जारी है। जिस यूपी में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, जिस योगी राज में भ्रष्टाचार करते पकड़े जाने पर सरकार का चाबुक चलना तय है, उसी यूपी में योगी के एक अधिकारी ने इतना बड़ा करप्शन कांड किया है जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। कौन है योगी का भ्रष्टाचारी एसडीएम? एसडीएम ने कैसे कर दिया 750 बीघे जमीन का घोटाला? 750 बीघा सरकारी जमीन को कैसे कर दिया भूमाफिया के नाम? योगी सरकार ने एसडीएम जयेंद्र सिंह के साथ क्या किया? योगी सरकार के 8 सालों के करप्शन फ्री सरकार का पूरा लेखा जोखा आज आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर के जानसठ के एसडीएम जयेंद्र सिंह के रिश्वत कांड पर योगी ने दी है कौन सी सजा। लेकिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का करप्शन के खिलाफ क्लियर कट मैसेज आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सीएम योगी की करप्शन को जड़ से खत्म करने की ताकीद के बावजूद अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। करप्शन के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ये बताने के बावजूद कि भ्रष्टाचारी पकड़े गए तो ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बन जाएगी। याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ के पूर्व एसडीएम जयेंद्र सिंह नहीं माने, सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। पूरा मामला विस्तार से समझिए। इस हकवाला गांव में 1962 में डेरावाल कॉर्पोरेट फार्मिंग सोसाइटी स्थापित हुई थी। इस सोसाइटी के पास करीब 900 बीघा जमीन थी। इस जमीन को लेकर लंबे समय से सोसाइटी के सदस्य हरबंस का विवाद चला आ रहा था। साल 2018 में तहसील प्रशासन ने खुद हाईकोर्ट को जानकारी दी कि हरबंस का इस जमीन से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके मार्च 2024 में एसडीएम पद पर तैनात हुए जयेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई फिर से शुरू की। जाहिर है बिना लोभ लालच के तो नहीं ही किया होगा। 19 जुलाई 2025 को एसडीएम ने अचानक आदेश जारी कर 600 बीघा सोसाइटी की जमीन और 150 बीघा सरकारी जमीन किसान के नाम कर। जयेंद्र सिंह ने यह काम ये जानते हुए किया कि हाईकोर्ट पहले ही जमीन को सरकारी जमीन मान चुकी है। इसके बावजूद एसडीएम जयेंद्र सिंह ने जमीन कागजों में निजी नाम पर दर्ज कर दी। इसकी शिकायत हुई तो डीएम ने एसडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। एसडीएम साहब जयेंद्र सिंह की चालाकी देखी। जांच शुरू होते ही उन्होंने रातों रात अपने ही दिए आदेश को निरस्त भी कर दिया, लेकिन केस जयेंद्र सिंह के हाथों से निकल चुका था। नतीजा हुआ कि शुरुआती जांच में ही एसडीएम जयेंद्र सिंह दोषी करार दिए गए और पद तो गया ही, बदनामी मिलनी शुरू हुई सो अलग। और अभी तो जयेंद्र सिंह का लंबा नपना तय है, क्योंकि ये सीएम योगी के पारदर्शी शासन के उसूलों के खिलाफ है। सीएम योगी इनाम और सजा में देर नहीं करते। ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक ईमानदारी का है और दूसरा पलड़ा घूसखोरी का है। दोनों पलड़ों पर योगी सरकार के 2 अफसर हैं। ईमानदारी वाले पलड़े पर हैं अनुज चौधरी, जिनकी ड्यूटी का इनाम मिला प्रमोशन, और दूसरे पलड़े पर हैं घूस के आरोपी जयेंद्र सिंह, जिन्हें सजा मिली है निलंबन। ये योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। जयेंद्र सिंह के खिलाफ जांच अभी तो शुरू हुई है। सीएम योगी घूसखोर के आरोपी अधिकारियों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। 18 अगस्त 2025 गाजियाबाद में तैनात राज्य कर अधिकारी रेणु पांडे को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 7 अगस्त 2025 कासगंज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मार्च 2025 आईएएस अभिषेक प्रकाश को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 21 अगस्त 2025 औरैया के एसडीएम राकेश कुमार दफ्तर में घूस लेते पकड़े गए और सस्पेंड कर दिए गए। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है
और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ऐसे ही कदम उठाने चाहिए। गुंडागर्दी के ऊपर हो और चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर हो और चाहे लूटपाट के ऊपर हो, इस पे बहुत सख्ती से काम कर रही है। भ्रष्टाचार पे तो लगाम है, लेकिन कुछ ऐसे अफसर हैं जो ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पे भी थोड़ी सख्ताई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। यहाँ भी काला धन है, उसको पकड़ रही है सरकार, और योगी जी भी एक ईमानदार नेता है। देखो हमारे देश में सही नेता चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी। सीएम योगी सरकार की छवि के प्रति बहुत सचेत हैं और सरकारी कर्मचारी जो घूस को ऊपरी कमाई मानते हैं और उनके खिलाफ चाबुक चलाने में तनिक भी देरी नहीं करते। यूपी के 17,88,429 सरकारी कर्मचारियों को योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, काम ईमानदारी से हो वरना सजा मिलने की 100% गारंटी है। सीएम योगी की तीसरी आंख से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है, फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर योगी स्टाइल में बुलडोजर आक्रमण जारी है। रामनगर में 3 अवैध मजारों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पिछले 3 महीनों में रामनगर में 20 से ज्यादा अवैध मजारों को बुलडोज कर दिया गया। धामी सरकार का मैसेज साफ है, किसी ने कब्जे वाली चादर से जमीन पर टेढ़ी नजर की, उसे पीले पंजे से साफ कर दिया। हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएं। कभी जंगल में मजार, कभी स्कूल में मजार, कभी रेलवे की जमीन पर मजार, कभी सरकारी जमीन पर मजार। खाली जमीन देखी नहीं, भाईजान का गैंग इसी तरह मजार बनाकर कब्जा कर लेता है। लेकिन देवभूमि में मजार वाले कब्जा मॉडल की शामत आ चुकी है। मुख्यमंत्री धामी हर अवैध मजार का योगी स्टाइल में बुलडोजर से हिसाब कर रहे हैं। पीले पंजे का ये ताबड़तोड़ वार उस अवैध मजार पर है जिसे रामनगर के जिम कॉर्बेट के जंगल में बनाया गया है। जमीन किसानों की थी, लेकिन जमीन कब्जाने वाली सोच रखने वालों ने उस पर ईंट जोड़कर अवैध मजार बना ली थी। किसान लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से कर रहे थे और गुरुवार को धामी प्रशासन के बुलडोजर ने मजार को मतियामेट कर दिया। अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी, काश्तकारों द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है, हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। 3 अवैध मजारों पर बुलडोजर करीब 4 घंटे तक चला। ये तीनों अवैध मजार रामनगर के लूटाबड़, शिवलालपुर, रियूनिया और चोरपानी इलाके में किसानों की जमीन पर बनाए गए थे। इसलिए मदरसों की देखरेख करने वालों के पास वैध कागज नहीं थे। इसीलिए प्रशासन ने बुलडोजर से मजारों को रौंदकर अवैध कब्जे को खाली करा दिया। यही नहीं, मजार गैंग को साफ साफ बता दिया गया है, या तो वो खुद से अवैध कब्जा खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर से अवैध मजारों का हिसाब किया जाएगा। ये धार्मिक रचनाएं जो है एक लूटाबाड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रियूनिया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व भी नहीं था। अभी तक लगभग 20 से अधिक धार्मिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है जो कि अवैध तौर से स्थित। अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई दरअसल अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही हरे चादर से जमीन पर कब्जा कर खेल करने वालों को चेतावनी दे चुके हैं कि उत्तराखंड में अवैध मजार, दरगाह, मस्जिद का हिसाब पीले पंजे से होगा। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा।
अवैध मजार, दरगाह, मदरसे और मस्जिदों के लिए उत्तराखंड में दरअसल कुछ और ही खेल चल रहा था। धामी सरकार को समझ में आ गया कि ये अवैध कब्जे के जरिए राज्य की डेमोग्राफी बदली जा रही थी। साल 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी सिर्फ 1.5% के पास थी, लेकिन अब ये बढ़कर 16% होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिले की कुल आबादी में 38% हिस्सा मुस्लिमों का है, जबकि उधम सिंह नगर में 32%, नैनीताल में 30%, देहरादून में 32% आबादी मुस्लिमों की है। उत्तराखंड में 550 से ज्यादा अवैध मजारों को नष्ट नाबूद किया जा चुका है। डेमोग्राफी बदलाव से कहीं राज्य की मूल संस्कृति ही नष्ट न हो जाए, इसीलिए धामी सरकार जंगल और सरकारी जमीन पर मजारों के नाम पर किए गए अवैध कब्जा रोकने के लिए बुलडोजर चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराध और अपराधियों को लेकर योगी आदित्यनाथ के तेवरों को कौन नहीं जानता, फिर चाहे वो बात बहन बेटियों की हो या फिर पशुओं से जुड़े अपराधों की। योगी राज में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। फिरोजाबाद में पशुओं की अवैध कटाई वाले चांद पर योगी फोर्स ने ऐसा हंटर चलाया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं बचा है। ना चांद कुरैशी उर्फ चंदा, आरोप जानवरों की अवैध कटाई, जगह फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। लंगड़ाते हुए मियां जी को योगी फोर्स ने उनके कर्मों का फल दे दिया। योगी और उनकी पूरी फोर्स कर्तम भुक्तम के मंत्र पर काम करती है। इसी का नतीजा है फिरोजाबाद के चांद कुरैशी पर योगी का ग्रहण लग गया। ग्रहण भी ऐसा लगा, जो चंदा अभी तक जानवरों का दुश्मन बना हुआ था, वो आज पुलिस की पकड़ से भाग पाना तो दूर, अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा। जमीन पर पांव रखने के लिए उसे पुलिस के कंधों की जरूरत पड़ रही है। जिस योगी फोर्स से अभी तक भागता फिर रहा था, मुठभेड़ के बाद आज उसी का सहारा लेकर अगला कदम जमीन पर रख रहा है। यह वही एरिया पीछे का जंगल जो है हजमत नगर का, यही देर रात चांद कुरैशी जो था उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को जिस तरह से पुलिस ने जो सूचना मिली थी मुखबिरों के हिसाब से, और वहां जब पुलिस ने इसकी घेराबंदी की थी तो यहीं से वो भागने की कोशिश कर रहा था। बीते कई दिनों से जानवरों की अवैध कटाई के आरोप में पुलिस की चांद कुरैशी पर नजर थी, लेकिन योगी फोर्स के डर से कुरैशी हसमत नगर के जंगलों में जाकर छिप गया। और जैसे ही पुलिस ने मियां जी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, इसने खुद को घिरता देख योगी फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली इसके पैर में जा लगी, ये जमीन पर जा गिरा। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु टाटा ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अवरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। योगी आदित्यनाथ को जानवरों से विशेष लगाव है। उनकी कभी गायों को दुलारते, कभी मोर को खाना खिलाते तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और वो ये संदेश भी देते रहे हैं, मनुष्य को उसके आचरण के मुताबिक ही मानव और दानव की श्रेणी मिलती है। कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है, और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। जानवरों की अवैध कटाई के मामले में भाईजान को योगी फोर्स ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन अभी चांद कुरैशी का पक्का इलाज होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले ISIS के आतंकवादियों की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिन 5 आतंकवादियों को 5 राज्यों से पकड़ा गया है, वो दरअसल आत्मघाती हमले की योजना पर काम कर रहे थे और उनका निशाना राइट विंग के नेता थे।
अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां पांचों आतंकवादियों से उनके पाकिस्तानी हैंडलर को तलाश रही है, जिसके इशारे पर वो खिलाफत मॉड्यूल चला रहे हैं। ग्रुप का बेसिक पर्पस जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक खिलाफत मॉडल ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, जहां पर एक जगह होगी, जमीन होगी, उस पर ये शरिया नाफिज करेंगे। ये आतंकी भारत में खिलाफत स्थापित करने का मंसूबा पाले हुए थे। गजवाए हिंद के लिए खून बहाने की साजिश रच रहे थे। जब तक अपने नापाक प्लान को अंजाम देते, उससे पहले ही ISIS का ये खिलाफत मॉड्यूल बेनकाब हो गया। 5 राज्यों से ये पांचों आतंकवादी धर लिए गए। अब इन आतंकियों के खतरनाक इरादों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये पांचों आतंकी एक बहुत बड़े आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पांचों संदिग्ध आतंकियों से स्पेशल सेल ने पूछताछ की। हमारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने पूछताछ की, तो बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये लोग जो हैं, ये पांचों संदिग्ध जो हैं, सुसाइड बॉम्बर के जरिए बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, और यहाँ तक कि राइट विंग के जो नेता हैं वो इनके निशाने पर थे। पकड़े गए 5 आतंकियों ने पूछताछ में ये कबूल किया है कि ये फिदाइन बनने के लिए तैयार हो चुके थे। यही नहीं, सुसाइड अटैक के लिए जैकेट भी तैयार कर रहे थे। आतंकियों की चैट से ये खुलासा हुआ है कि ये टारगेट किलिंग की तैयारी कर रहे थे और निशाने पर कुछ राइट विंग के नेता थे। पुलिस को पूछताछ में ये भी बताया है कि इन्होंने सुसाइड बॉम्बर के लिए जो जैकेट है उसको भी तैयारी कर रहे थे, यानी कि इनका मकसद साफ था, अब उसे सिर्फ और सिर्फ अंजाम देना था। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन पांचों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया तो इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। जो 5 आतंकी पकड़े गए उनके नाम आफ्ताब अंसारी, सूफियान अबू बकर, अशरार दानिश, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक खिलाफत मॉड्यूल का मास्टरमाइंड आतंकी दानिश है, जो दुनिया के लिए तो एक कंपनी चलाने वाला आम नागरिक था, लेकिन असली मकसद हिंदुस्तान को दहलाना था। पांचों अपने पकड़े गए मेन शख्स कौन? अभी तक जो समझ में आया है सेंट्रल कैरेक्टर अशरार दानिश है, पर अशरार दानिश के पीछे भी एक पाक हैंडलर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वो कौन है सर पाक हैंडलर? उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आतंकी दानिश के मॉड्यूल में 40 एक्टिव मेंबर्स थे, लेकिन केवल 5 मेंबर्स को ही आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी। ये मॉड्यूल सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहता था। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए 2 आतंकियों ने मेवात से हथियार भी खरीदे थे और निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने की तैयारी में थे। लेकिन उससे पहले ही आफ्ताब और अबू सुफियान हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, ये ग्रुप जो है ये इन सब की प्लानिंग करता है। इससे पहले इसको इट हैज़ बीन निप्ड इन बड, उससे पहले इसको खत्म कर दिया गया। ये सारे के सारे तैयारी कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे इन सबको करने के लिए, उससे पहले इनको पकड़ लिया गया है। गजवाए हिंद के लिए इन सभी आतंकियों को एक सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ा गया था। ग्रुप में कट्टरपंथी मौलवियों के वीडियो अपलोड किए जाते थे ताकि खिलाफत के लिए फिदाइन दस्ते को तैयार किया जा सके। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इनका पाकिस्तानी हैंडलर कौन है और अब तक उसने इन्हें कौन कौन से टारगेट दिए हैं। नीरज गौर, जी मीडिया, दिल्ली। इंदौर के हिंद रक्षक संगठन के एक ऐलान से मुस्लिम मोहल्ले में हलचल तेज। संगठन ने ऐलान किया है कि इंदौर के सबसे बड़े साड़ी बाजार में अब सेल्समैन रखने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, यानी कि बिना आधार कार्ड की चेकिंग के, बिना पता ठिकाना लिए अब किसी भी मुसलमान सेल्समैन को व्यापारी अपनी दुकान पर नहीं रखें। व्यापारियों का कहना है कि सेल्समैन हिंदू बेटियों को कपड़े का डिजाइन दिखाने के नाम पर उनका मोबाइल नंबर ले लेते थे और फिर शुरू हो जाता है लव जिहाद का डर्टी गेम। तस्वीरें इंदौर के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट शीतला माता बाजार की हैं। साड़ियों के इस बड़े बाजार में महिलाओं की रोजाना भीड़ उमड़ती है, लेकिन ये बाजार अब बतौर हिंदू व्यापारी लव जिहाद का सेंटर बन चुका है। इस तरह के जो भी लव जिहाद के जिहादी लोग हैं उनको हम दुकान पर नहीं रखें और अब मिलकर लव जिहाद जैसे षड्यंत्र का सामना करेंगे, लड़ेंगे। कट्टरपंथियों की नजर पर चढ़े इस बाजार में हिंदू बहू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए हिंदू रक्षक सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिहादी मानसिकता वाले सेल्समैन और ऐसे दूसरे लोगों के खिलाफ
हिंद रक्षक संगठन एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। ये एक्शन क्या होगा, जानने के पहले ये समझना जरूरी है कि शीतला माता बाजार में हिंदू बेटियों को कट्टरपंथी कैसे शिकार बना रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन महिलाओं से साड़ियों के डिजाइन भेजने के नाम पर मोबाइल नंबर लेते हैं, अलग अलग बहाने बनाकर महिलाओं से संपर्क साधते हैं, परिचित होने के बाद उनके घर आना जाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मौका मिलता है लव जिहाद का शिकार बना देते हैं। ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर परचेसिंग के लिए जाती हैं और महिलाओं को कपड़ों के डिज़ाइन, कपड़ों के कलर और ये भेजने के बहाने उनसे दोस्ती करना, उनको धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना और फिर उनका शोषण करना। तो ये घटनाएं अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त की सीमा हो गई है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। हिंदू बहन बेटियों का शोषण अब किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। मतलब मुस्लिम समुदाय से व्यापारियों को रत्ती भर भी बैर नहीं है, लेकिन बाजार में सेल्समैन बनकर या दूसरे कारोबार के नाम पर लव जिहाद जैसे घिनौने पाप करने वालों को बेनकाब करने के लिए अब ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जिससे हिंदू बेटियों को बचाया जा सके। नंबर 1, लव जिहाद करने वाले लोगों को अब चिन्हित किया जाएगा। नंबर 2, दुकान पर काम करने वाले लोगों के आधार कार्ड भी लिए जा रहे हैं ताकि उनके असली नाम की पहचान की जा सके। नंबर 3, बिना नाम पता जाने किसी को भी व्यापारी दुकान पर काम नहीं देंगे। असल में इंदौर के शीतला माता बाजार में महिलाओं के साथ कई अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में इस तरह की पहल से अब बाजार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। दुकानदारों को समझाया कि इस तरह के जो भी लव जिहाद के जिहादी लोग हैं उनको हम दुकान पर नहीं रखें और सभी के जो आपने ले रखे हैं उनके आधार कार्ड भी लेकर रखें और उनकी पूरी पहचान करके अपन रखें। तो ये हमने इसको जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको हमने इस बाजार से बाहर करने के लिए ये अभियान चलाया है। जो भी हिंदू हित में होगा व्यापारी उसके साथ में हमेशा साथ में रहेगा और उसका पूरी तरह से समर्थन करेगा, क्योंकि हिंदू बाजार है, खरीदारी भी हिंदू दुकानदार से ही होनी चाहिए। ऐसी हम सब लोगों की सोच है और ऐसा ही आग्रह हम संगठन के माध्यम से व्यापारियों से भी कर रहे हैं और सभी व्यापारी हमारे साथ हैं, एकजुट हैं और अब मिलकर लव जिहाद जैसे षड्यंत्र का सामना करेंगे, लड़ेंगे और एकत्रित रहेंगे। इंदौर ही नहीं, मुस्लिमों को हिंदू बाजारों से या हिंदू त्योहारों से दूर रखने का ऐलान भोपाल में हो रहा है और ऐसी आवाजें गुजरात से भी आ रही हैं। सवाल है, चंद भाईजान के चलते सांप्रदायिक सौहार्द के बीच अविश्वास पैदा करने की कट्टरपंथी साजिश कब तक चलती रहेगी? क्या ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जा सकता है जहां मुस्लिम समुदाय नाराज भी ना हो और लव जिहाद जैसे अपराध भी ना हो? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, इंदौर। मस्जिदों से आए दिन जारी होने वाले अलग अलग तरह के फतवों के बारे में आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब जो फतवा आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। यह फतवा केक को लेकर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जन्मदिन पर मुस्लिम समाज के लोगों को केक नहीं काटना चाहिए क्योंकि ऐसा करना हराम है। जन्मदिन के नाम से फहाशी बेहूदगी कर रहे हैं, एक हराम अमल है, नाजायज अमल है। हिंदू हो या फिर मुसलमान या फिर किसी और धर्म के ही क्यों ना हो, मौका जन्मदिन का हो तो केक काट कर खुशियां मनाने का पल कोई भी चूकता नहीं है। बच्चों में तो जन्मदिन पर केक काटने को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन ठहरिए जरा, जन्मदिन पर केक काटने को लेकर इस्लाम क्या कहता है वो तो सुन लीजिए। जन्मदिन के नाम से फहाशी और बेहूदगी कर रहे हैं और पैसे का फजूल खर्ची कर रहे हैं। ये पहले से ही याद दिलाना चाहता हूँ कि इस पे पहले से ही हमारे बड़े बड़े इदारों के फतवे आ चुके हैं कि ये एक हराम अमल है, ये नाजायज़ अमल है। हमारे इस्लाम में इस तरीके की फहाशी और फजूल खर्ची को बिल्कुल नाजायज़ कहा गया है। मुहिम चलाएंगे कि भाई इसको रोका जाए, जाके उनको समझाया जाए प्यार और मोहब्बत से कि भाई ये नाजायज़ और हराम है। इस्लाम में जन्मदिन मनाना जायज़ है या नाजायज़, इसको लेकर मुस्लिम समाज में ही एक राय नहीं दिखती। बरेलवी मौलानाओं का कहना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाना जायज़ है बशर्ते वो शरीयत के दायरे में। वहीं देवबंदी उलेमाओं का कहना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाना जायज़ नहीं है, ऐसा करना हराम है। इस्लाम में सालगिरह बर्थडे मनाना कैसा है? जायज़ है, जायज़ तरीके पर मनाता हूँ तो। यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है?
अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजा रखा है और आपने ये फरमाया कि ये मेरा यौमे विलादत है। नबी ने पीर का रोजा रख के बता दिया कि आज मनाने वाला दिन नहीं है, समझते हैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। भोपाल में जन्मदिन पर केक काटने को लेकर जो फतवा जारी हुआ है उसके मुताबिक ऐसा करना शरीयत के खिलाफ है। जन्मदिन पर जीवन का 1 साल कम होता है, मौत से करीबी होती है, इसलिए ऐसे मौके पर केक काटकर खुशियां मनाना हराम है। आम मुसलमान अब इस फतवे को कैसे देख रहा है वो भी सुन लीजिए। केक नहीं काटते, केक नहीं काटते, नहीं जन्मदिन नहीं मनाते। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं बनता ना आराम दिन, हमारा दिन जरूर बनता है। क्या जन्मदिन नहीं बनता? तो क्या बनता है? मरण दिन बनता है। इंसान की जिंदगी 35 साल है, 40 साल है, अगर उसका जन्मदिन पड़ गया तो 1 साल कम हो गई ना। वो शोक का दिन है या खुशी का दिन है? 1 साल करीब पहुंच गया ना मौत के अपने। जन्मदिन मनाते हो नहीं मनाते? नहीं मनाते, हमारे नहीं मनाया आज तक, 60 साल के हो गए। केक कट करते हैं? कुछ नहीं करते। अब बच्चों का करते हैं नहीं करते? किसी का नहीं करते। जन्मदिन का कोई काम नहीं? कोई काम ही नहीं। कुरान या हदीस में जन्मदिन मनाने का कोई सीधा उल्लेख नहीं है। इस्लाम में ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे विशेष धार्मिक दिन मनाए जाते हैं, लेकिन जन्मदिन उनमें से एक नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कभी कोई उत्सव या विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, इसीलिए इस्लाम में जन्मदिन पर केक काटना हराम कहा गया है। बच्चे मनाते हैं? जन्मदिन नहीं मनाते? नहीं मनाते हम लोग। जन्मदिन नहीं मनाते? नहीं मनाते, हमारे यहाँ नहीं मना। क्यों नहीं मनाते? हमारे यहाँ हराम है मनाना। केक काटना? हाँ, केक काटना हराम है उनको। अरे सोच बदल लीजिए अब तो। नहीं मनाते। हमारे बाप दादे कर गए जो हम वही करेंगे। हाँ, वही राय पे चलेंगे। जो बाप दादे हमारे कर गए वही हम राय पे चलेंगे। मुसलमानों के लिए अपना जन्मदिन मनाना जायज है, लेकिन इस्लामी पाबंदियों के साथ। जो मायने रखता है वो है जश्न की भावना। जब तक ये इस्लाम की सीमाओं के भीतर रहे, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और आखिरकार ये पूरी तरह से आपका फैसला है कि आप जन्मदिन मनाते हैं या नहीं, जन्मदिन पर केक काटते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल में जेन जी के प्रदर्शन से पूरा नेपाल जल उठा है। 3 दिन बाद भी आग की लपटें वहां बुझी नहीं है। आज एक बार फिर नेपाल की सड़कों पर जेन जी के प्रदर्शनकारी सेना के जवानों से बहस करने लगे। हालांकि अंतरिम पीएम की बहस अब सुशीला कार्की पर जाकर खत्म हो गई है। कुछ ही मिनट बाकी हैं जब कार्की नेपाल की पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन जिन हालात में वो ये पद संभाल रही हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है देख लीजिए। पशुपति मंदिर के बंद कपाट। ये वो सर्किल है जहां आप देख सकते हैं यहाँ से हर तरफ, और ये जो रास्ता है ये मंदिर की तरफ ये रास्ता चला जाता है। सामने आप फोर्स देख रहे हैं और ये पशुपतिनाथ मंदिर का ये थाना है, पुलिस पोस्ट था, जिसको 9 तारीख को उपद्रवियों ने जो जलाया है वो आप देख सकते हैं। मुरझाए हुए चेहरे। जी हम तो इधर आके फंस गए, एमपी भी रहते हैं मगर इधर आके फंस गए। अब हम जाएं काहे में, हम बहुत परेशान हैं। कब से फंसे? हम 5-6 दिन हो गए आए हैं इधर पशुपतिनाथ दर्शन के लिए। अच्छा, और बिना दर्शन के जाएंगे नहीं? अब बिना दर्शन के जाएंगे नहीं, और इधर कुछ हो नहीं रहा है। तोड़फोड़ से तबाही के सबूत। पूरा एटीएम तोड़ दिया गया, इसमें जो कैश थे लूट लिए गए, और यहाँ 3 एटीएम था। तीनों एटीएम की हालत यही है कि ये राख में तब्दील हो चुका है। जली हुई इमारतें। अभी भी इसमें आग है और धुआं है, और इसको लाख बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना बड़ा सुपर मॉल आज मलबे की ढेर में है, एक खंडहर के रूप में है। ये तस्वीरें नेपाल के हालात बयां कर रही हैं। काठमांडू के सबसे बड़े सुपरमार्केट का हाल देखिए। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जल रहा है। नफरत की चिंगारी अभी भी यहाँ सुलग रही है। धुआं उठ रहा है, चारों तरफ सब कुछ राख हो चुका है। नेताओं, मंत्रियों के रिहायशी इलाकों से लेकर राष्ट्रपति निवास तक सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। शीतल निवास के बाहर तो सेना के कटीले तार लगा दिए गए हैं। जेन जी ने पूरे नेपाल के ढांचे को स्वाहा कर दिया है। इन हालात के बाद अब नेपाल के लोगों से लेकर साधु संत तक देश को पहला हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ की सभ्यता, राष्ट्रीय सभ्यता सब कुछ हिंदू के समान ही है, सब हिंदू के समान, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। शिव भक्त हैं और इसलिए हम यहाँ श्रद्धा से आए हैं। हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र का ही हम समर्थन करते हैं।
होना चाहिए ना, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म है ना, आज का तो है नहीं, अनादि काल से है ना, इसका तो कोई वो है नहीं, इसको सनातन धर्म होने में क्या दिक्कत है। मुंबई से सटे ठाणे से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अवैध बिल्डिंग को गिराने पहुंचे सरकारी मुलाजिमों के सामने मुस्लिम महिलाएं हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर खड़ी हो गई। खुलेआम धमकी देने लगी कि बुलडोजर चला तो पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे। इसके बाद हंगामा पसरता गया। मजबूरी में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई टाल दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि अवैध निर्माण भी और सड़क पर घमासान भी दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 इन बोतलों में पेट्रोल भरा है, जिसे छिड़ककर खुद को आग के हवाले करने की खुली धमकी दी जा रही है। ये क्या है? ये पेट्रोल है। ये पेट्रोल क्यों लाया? जबरदस्ती करेंगे ना, मैं सबको आग लगा दूंगी, खुद को भी। देखिए ये पेट्रोल लेके महिलाएं लेकर पहुंची हैं। इन्होंने ये पेट्रोल हाथ में लिया है। पेट्रोल आप लोग रख दीजिए, ये भी गैर कानूनी है, आत्महत्या। दिखाना है सब जो आ रहे हैं ना, ये लोग को सब ये दिखाना है। ये लोग ने अगर कुछ भी करे, जरा भी धक्का दिए तो ये लोग के ऊपर भी छिड़कूंगी और मैं अपने आप को भी जला दूंगी। कौन है ये बुर्के वाली महिलाएं जो मुंब्रा में खुलेआम सरकार को आत्मदाह की चेतावनी दे रही हैं? क्यों आक्रोश की आग में जलने के लिए ये मुस्लिम महिलाएं पेट्रोल की बोतल लेकर खड़ी हैं? हमको मारो और तोड़ो, घर तोड़ो, हमको मारो और तोड़ दो, नहीं तो घर के बदले घर दो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, पेशेंट कितना सीरियस है हमारा, यहाँ पे पेशेंट कितना सीरियस है। मुंब्रा में बोतल में पेट्रोल भरकर ऐसा प्रदर्शन आज से पहले कभी नहीं हुआ। हंगामा पसरा है। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग दिख रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की लोग एक सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कार्रवाई सिर्फ सिविल विभाग में हो रही है। अवैध निर्माण तो पूरे ठाणे में पहले भी बने, अभी भी बन रहे, सब जगह चल रहे। ठाणे की 6 प्रभाग समितियां, 7वीं कलवा, 8वीं मुंब्रा, 9वीं ये दीवा प्रभाग समिति। दीवा प्रभाग समिति में 29 प्रभाग का एक हिस्सा, 33 प्रभाग का एक हिस्सा, ये 2 हिस्सों में कार्रवाई है। तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन सिर्फ क्या 2 जगह करना है? अवैध अतिक्रमण को हटाने गए ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारी अवाक खड़े हैं। किसी को नहीं सूझ रहा कि करें क्या। आए थे अवैध रूप से खड़ी की गई इमारत इहान हाइट्स को हटाने, लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण हाथ बांधे खड़े हैं। मुस्लिम महिलाएं इस कदर विरोध पर उतारू हैं कि बुलडोजर चलने की सूरत में जल जाने की धमकी दे रही हैं। जिस तरह से ये एक्शन हो रहा है उस पर उनका क्या कहना है? इतनी बड़ी संख्या में इस तरफ तस्वीर दिखाइए, महिलाएं बाहर आई और आप लोगों ने रोकने की कोशिश की। आरोप यह है कि ये इलीगल बिल्डिंग है, अवैध निर्माण है। विरोध के इस तरीके का मतलब क्या है? कानून को आत्मदाह की धमकी देकर पंगु बनाने का अर्थ क्या है? अवैध रूप से खड़ी इमारत में रहने का मतलब क्या है? इन सवालों से मुस्लिम महिलाओं का कोई वास्ता नहीं है। एक दिन में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, जो अचानक में आ रहे हैं लोग कार्रवाई करने के लिए। 1.5 साल पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस की अवधि सिर्फ 30 दिनों की होती है, लेकिन तारीख पर तारीख गुजरती रही और ठाणे के सीने पर इहान हाइट्स नाम की ये बिल्डिंग नियम कानून की धज्जियां उड़ाती हुई खड़ी रही। और जब प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शोर शराबा, पेट्रोल बम और अवैध इमारत वाली इस मामले को डिटेल में देखिए। मुंबई से सटे मुंब्रा में 5 मंजिला इमारत इहान हाइट है। इस बिल्डिंग में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ठाणे महानगर पालिका के मुताबिक बिल्डिंग अवैध है। कुछ साल पहले इस बिल्डिंग को तोड़ा गया था, लेकिन लोग दोबारा बिल्डिंग बनाकर यहाँ रहने लगे। हाईकोर्ट ने अवैध इमारत पर एक्शन लेने को कहा। मुंब्रा प्रशासन बिल्डिंग पर कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन मुस्लिम महिलाएं प्रशासन के सामने खड़ी हो गई। हाथ में पेट्रोल लेकर आत्मदाह की धमकी देने लगी। मजबूरी में प्रशासन को कार्रवाई टालनी पड़ी। जो अव्याप्त पार्ट है उसके ऊपर कार्रवाई, और ठीक है, देखते हैं अभी क्या उसके ऊपर हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा। नोटिस कब सर्व की गई थी? नोटिस शायद 1-1.5 साल पहले ही नोटिस सर्व किया। 1.5 साल पहले। कितने दिनों के लिए मोहलत दी गई थी? कितने दिनों की मोहलत दी गई? नोटिस में तो 30 डेज का ही मोहलत रहता है। ये मामला एक तो चोरी ऊपर से सीमा जोरी वाला है। जानबूझकर उस जगह पर घर बनाना जो जमीन सरकारी हो, जानबूझकर अदालत की अनदेखी करना और कानून के पालन में बाधा बनना, इसे क्या कहा जाएगा? इहान हाइट्स मुंब्रा की अकेली खड़ी अवैध बिल्डिंग नहीं है जिसे गिराने की कार्रवाई की जानी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद ठाणे प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
15 जून के बाद शुरू हुई इस मुहिम में अब तक महानगर पालिका क्षेत्र में 909 अवैध निर्माण सामने आए हैं। अभी तक 227 निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 682 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन का तरीका ऐसा होगा तो थाने प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि धमकी देकर कानून को काम करने से रोकना अपराध की कैटेगरी में आता है। जबकि ये तय है कि आज भले ही महिलाओं ने जल मरने की धमकी देकर कार्रवाई को रोक लिया, कल तो अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलना तय है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान के गुजरात वाले बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एक प्लॉट पर गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जमीन नगरपालिका की है और उसे हर हाल में खाली करना ही होगा। नगरपालिका ने भी कह दिया है कि किसी भी वक्त जमीन को कब्जे से छुड़ाया जा सकता है। तो शायद उन्होंने कुछ यूज करते होंगे तो उनका एनक्रोचमेंट होगा तो तुरंत रिमूव करेगी और फेंसिंग वर्क करके सुरक्षित करेगी। क्रिकेट से सियासत की पिच पर एंट्री मारने वाले यूसुफ पठान के घर पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। वडोदरा नगर पालिका ने यूसुफ पठान को साफ साफ कह दिया है वो उस जमीन को खाली कर दें जिसका केस वो हार चुके हैं, नहीं तो कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। यूसुफ पठान इस वक्त पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद है। उनका एक घर गुजरात के वडोदरा में है। इस घर के बिल्कुल नजदीक एक प्लॉट है जो विवादित थी। उन्होंने इसको लेकर एक याचिका गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की थी, पर अदालत से उन्हें बड़ा झटका लगा और फैसला वडोदरा नगर पालिका के पक्ष में आ गया। गुजरात हाई कोर्ट ने अभी बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फेवर में ऑर्डर किया है, इसलिए ये प्लॉट किसी को देने का या यूसुफ पठान को देने का कोई प्रश्न रहता नहीं है। इसके रेफरेंस में वडोदरा कॉर्पोरेशन अभी वहीं जाएगी और कॉर्पोरेशन उनमें कुछ दबाण वगैरह कुछ मालूम पड़ेगा तो तुरंत रिमूव करेगी और फेंसिंग वगैरह करके सुरक्षित करेगी। चूंकि जमीन पर यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट का है, इसलिए अब बंगाल की सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे यूसुफ पठान के लिए गुजरात से राहत की उम्मीद नहीं है। अगर इस मामले की बात करें तो क्रिकेटर यूसुफ पठान का एक घर वडोदरा के तंदलाला में है। ये पूरा विवाद 978 वर्ग मीटर के एक प्लॉट से जुड़ा है। पठान ने 2012 में जमीन के मालिकाना हक की गुजारिश की थी, जिसे वडोदरा नगर निगम ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद उस जगह पर एक 4 दीवारी और मवेशियों के लिए शेड बना दिए गए। जब नगर निगम को इसकी खबर मिली तो यूसुफ पठान को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद यूसुफ पठान हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि प्लॉट नगर निगम की संपत्ति थी और रहेगी। अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि जब राज्य सरकार ने क्रिकेट की जमीन की मांग को खारिज कर दिया था तो नगर निगम ने उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। ये 5-7 साल से उन्होंने ये प्लॉट मांगा था और गवर्नमेंट की मंजूरी मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है। इसके लिए ये प्लॉट इसको देने का, बिना ऑक्शन देने का क्या कॉस्ट आ रहा है सर? इसकी 5 करोड़ से ऊपर ज्यादा कॉस्ट है। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगा? इसको ऑक्शन करेगी क्या? नहीं, ये प्लॉट वडोदरा कॉर्पोरेशन की टीपी स्कीम का है और ये अभी किसी को अलॉटमेंट करने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। तो ये प्लॉट का कॉर्पोरेशन आगे जाके कोई भी उनका यूज करने का जो चाहेगी वो करेगी, अगर तो कॉर्पोरेशन के पास स्थित रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान करोड़ों के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक वडोदरा में उनके पास 2 कमर्शियल इमारतें भी हैं, जिनकी कीमत 12 करोड़ है। उनके पास यूएई में भी विला है, जिसकी कीमत भी करोड़ों में है। जिस प्लॉट पर बुलडोजर एक्शन का खतरा है, उसे बचाने के लिए यूसुफ पठान के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है, लेकिन मुमकिन है कि उससे पहले ही बुलडोजर चल जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने खुलासों से बदमाशों को हैरान कर देने वाली दिल्ली पुलिस उस समय खुद हैरान रह गई जब शराब तस्करी के अनोखे खेल का पर्दाफाश हुआ। क्या था शराब तस्करी का यह अनोखा तरीका? आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। 3 ऊंट, 5 तस्कर और अनगिनत सवार। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सफेद पैकेट दिख रहे हैं, उनमें शराब भरी है। 42 पेटी शराब
कितने गुनहगार। दिल्ली पुलिस ने शराब की तस्करी के इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है और इसके साथ ही शराब की तस्करी का एक बिल्कुल अलग तरीका बेनकाब हो गया। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 42 पेटी शराब बरामद की और इसके साथ 3 ऊंटों को भी पकड़ा है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार इस इलाके में शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे थे, इसलिए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया था। जंगल के रास्ते में जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उन तमाम गाड़ियों को चेकिंग की जा रही थी बैरिकेड लगाकर। उसके बाद इन तस्करों ने नया तरीका ईजाद किया कि वो ऊंट के जरिए शराब को राजधानी दिल्ली में लाएंगे। पुलिस इसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।